दोस्तों 1990 में अगर हमारे दादाजी 1 लाख रुपए अलमारी में डालकर भूल गए होते तो आज 2021 में उसकी कीमत 10,500 ही रह जाती। सुनने में बड़ा अजीब लगता है पर यह हकीकत है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? कौन है जो हमारे पैसे को खोखला करता है? कौन है जो हमारे पैसे की ताकत को कम करता है? कौन है जो हमारे पैसे को दीमक की तरह चाट जाता है? आज बात करेंगे इस वीडियो में उसी के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है हितेश कुमार भट्टाचार्य, CACS फाइनेंशियल प्लानर। चलो शुरू करते हैं अमीर बनने का सफर। दोस्तों दीमक एक ऐसा जीव है जो वस्तु की आंतरिक ताकत पर प्रहार करता है। वस्तु दिखने में बाहर से तो वही की वही दिखती है, लेकिन अंदर से वह उसे खोखला बना देता है। यही इन्फ्लेशन यानी महंगाई हमारे पैसों के साथ भी करती है। यह पैसों की आंतरिक ताकत को कम करती है। दिखने में दादाजी के 1 लाख रुपए आज भी 1 लाख रुपए दिख रहे हैं, लेकिन उसकी आंतरिक ताकत, उसकी आंतरिक वैल्यू अभी घटकर 10,500 ही रह गई। दोस्तों अब हमें समझना होगा कि इस पैसों की आंतरिक ताकत क्या है, क्या कारण है कि पूरी दुनिया इन कागज के टुकड़ों के पीछे पागल है। दोस्तों पैसों की आंतरिक ताकत होती है उसकी वस्तु और सेवा खरीदने की ताकत, उसकी कैपेसिटी कि वो कोई भी वस्तु और सेवा खरीद सकता है। जितनी ज्यादा वस्तु और सेवा जो वो खरीद सकता है उसकी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, एक 100 रुपए का नोट से हम 2 किलो दूध खरीदने की ताकत रखते हैं, 2 किलो टमाटर खरीदने की ताकत रखते हैं, 1 लीटर पेट्रोल खरीदने की ताकत रखते हैं। यही पैसे की आंतरिक ताकत होती है। जैसे जैसे जितनी ज्यादा वैल्यू, जितनी ज्यादा चीजें हम खरीद पाएंगे उतनी मूल्यवान वो वस्तु हो जाएगी। लेकिन फर्ज करें अगले साल महंगाई 10% से बढ़ जाती है, मतलब यह 50 रुपए वाला दूध जो 50 रुपए प्रति लीटर दूध मिलता है, वह दूध अभी 55 रुपए प्रति लीटर, 10% से महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या हम उसी 100 रुपए के नोट से 2 किलो दूध खरीद पाएंगे? नहीं। दूध वही है, नोट वही है, लेकिन इनके बीच में आ जाता है एक दीमक, महंगाई रूपी दीमक, जो पैसे की ताकत को कम कर देता है। अब उस 100 रुपए के नोट से हम 2 किलो दूध नहीं खरीद पाएंगे। यही होता है इन्फ्लेशन नामक दीमक। दोस्तों अब हम समझेंगे कि महंगाई एक आम आदमी के जीवन को कैसे प्रभावित करती है। दोस्तों महंगाई एक आम आदमी के जीवन पर दोहरी मार करता है। एक तरफ तो उसे रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उसके लिए उसको ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, जैसे बच्चों की स्कूल फीस, उसको पेट्रोल, डीजल, घर के किराने का खर्च, रेंट, यह सब बढ़ जाता है, उसे ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ उसने इतने सालों की पूंजी जो इकट्ठी की है, सेविंग की है, बचाया हुआ पैसा है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यह हम एक एग्जांपल से समझते हैं। दोस्तों फर्ज कीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं और उसी समय एक कार की कीमत भी 1 लाख रुपए होती है। आपने डिसाइड किया कि अभी आप कार नहीं खरीदेंगे, आप इस 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं 5 सालों के लिए, और 5 साल बाद आप एक हो सकता है बड़ी कार खरीदें। आपने एक फिक्स डिपॉजिट किया 4.5% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से, टैक्स के बाद 4.5% आपको रिटर्न मिलेगा। अब 5 साल बाद देखते हैं कि कार की कीमतों में 10% से ज्यादा एनुअल इजाफा आ रहा है। अब 5 साल बाद देखते हैं तो कार की कीमत हो जाती है 1,61,000 रुपए, 1,61,000 रुपए, और वहीं आपके पैसों की वैल्यू बढ़कर होती है 1,24,000 रुपए। दोस्तों आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि अब इन पैसों से तो मैं वो पुरानी वाली जो मैं सोच रहा था, बड़ी कार तो छोड़िए, जो मैं पहले सोच रहा था वो कार भी नहीं खरीद पाऊंगा। यही आपके पैसों के साथ होता है। पर दोस्तों यहां मत रुकिए, आप देखिएगा कि अगर यही चीज आप सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम 20 साल बाद यही इससे बड़ी कार खरीदेंगे, हम थोड़ा वेट करते हैं, और अगर
आप 20 साल तक रुकते हैं तो आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वह कार इसी रूप से महंगी होती होती 20 साल बाद 6,41,000 रुपए की हो जाएगी। वहीं आपकी जो 1 लाख रुपए की रकम है वह 20 सालों में उसी एफडी में बढ़कर हो जाती है 2,41,000 रुपए। दोस्तों, आपकी वैल्यू 1/3 से कम हो गई है। 6,41,000 और 2 लाख रुपए करीब 2,40,000 रुपए करीब। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप इतने अमाउंट से गरीब हो चुके हैं। अब आपकी ताकत हैसियत ही नहीं रही कि वह कार खरीद सके। दोस्तों, ये महंगाई का दीमक है जो आपको पता ही नहीं चलता और आपको गरीब कर देता है। इसका इम्पैक्ट दोस्तों लॉन्ग टर्म में बहुत ड्रास्टिक रहता है। हम पेट्रोल 80 रुपए से 100 रुपए तक पहुंच जाए पीड़ा होती है, पर फिर भी हम सहन कर पाते हैं कि कोई बात नहीं, हम खर्च कम करेंगे या फिर सहन करते हैं। लेकिन जो ये महंगाई आपके पैसों की वैल्यू को कम कर देता है, इसका इम्पैक्ट ड्रास्टिक होता है। जो हमारे पास उपाय अगर नहीं किए जाए तो जनरेशन कब अमीर से गरीबी में तब्दील हो जाए हमें पता ही नहीं चले। दोस्तों, अब हमें समझना होगा कि आखिर इससे बचा कैसे जाए, इसका समाधान क्या है, कैसे हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे। तो इसका एकमात्र तरीका है कि आप जहां भी इन्वेस्ट करें आप उसका रिटर्न ना देखें, उसका रियल रिटर्न देखें। अब हम समझेंगे कि रियल रिटर्न क्या होता है। रियल रेट ऑफ रिटर्न आपका जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट में रिटर्न मिलता है 4.5% और महंगाई है आरबीआई के अनुसार 6.5%। तो आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है वह -2% है। दोस्तों, आप अपने पैसे बढ़ा नहीं रहे हैं, एक्चुअली में 2% से पैसे डाउन कर रहे हैं। इसी तरीके से गोल्ड का देखें, गोल्ड का रियल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो गोल्ड का रिटर्न है 8.5%। 1980 से लगाकर 2021 के डेटा की मैं बात कर रहा हूं और महंगाई है 6.5% और गोल्ड हमें रियल रेट ऑफ रिटर्न 2% देता है। इसी तरीके से हम बात करेंगे इक्विटी की। इक्विटी का रियल रेट ऑफ रिटर्न है 13.5% और इन्फ्लेशन है 6.5%। तो इक्विटी हमें 7% से ग्रो करता है, 7% रियल रेट ऑफ रिटर्न है। इसी तरीके से अभी हमें समझना होगा कि हमें जहां पर भी इन्वेस्ट करें रियल रेट ऑफ रिटर्न मेरी पॉजिटिव रहनी चाहिए और जितनी ज़्यादा रियल रेट ऑफ रिटर्न रहेगी मैं उतना ज़्यादा ग्रो करूंगा, उतनी ज़्यादा मेरी वेल्थ क्रिएट होगी। दोस्तों, अगर आपको समझना हो कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपकी रियल रेट ऑफ रिटर्न कितनी होनी चाहिए, आपकी एसेट क्लास क्या क्या होनी चाहिए, आप बेझिझक मुझे इस नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपके लिए बेटर एसेट क्लास क्या हो सकती है, उसका रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आज आपको बात समझाई है आपको समझ आया होगा, इसका प्रभाव आपको समझ आया होगा। अगर दोस्तों मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, मेरा काम आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।